4 एंड 5 मिल चुका है आपको। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क रहेगा ईएलपी नंबर 4 एंड 5। जल्दी बैठ जाए सभी लोग। नहीं मिली क्या? मिल गई ना। आइए प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क बोल दिया ईएलपी नंबर 4 एंड 5। एक्सरसाइज 1 टॉपिक कोलरॉस लॉ। एक्सरसाइज 1 टॉपिक कोलरॉस लॉ खत्म कर डालिए आज। और अगर बिना नोट्स रिवाइज किए होमवर्क किए क्लास में आए, हा? चलिए, अगर बिना होमवर्क किया है तो अगली बार कर लीजिएगा। क्यों? फीस जमा करी थी आपने, क्यों आपको डांटे यार? है, फीस जमा कर दी ना आप लोगों ने। चलिए तो प्यारे बच्चों आ जाओ, पढ़ाई करते हैं, शुरू करें। तो हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और अभी शुरू शुरू हो जाऊं। चलिए, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग लास्ट क्लास में क्लोई मोई पे कैसे कैसे सवाल बनते वो बातें कर रहे थे। मैं फिर दोहरा दूं वही लाइन, देखो कहां सवाल आए नहीं पता। हर चीज को, हर टॉपिक को ऐसे ही पढ़े कि अगर सवाल आ गया तो बनना चाहिए। पूरे चैप्टर से एक सवाल आता है, किस बारीक पॉइंट में फंसा दे नहीं पता। यही कारण है कभी बहुत कठिन तो कभी बहुत आसान पेपर लगता है। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के माइंड पे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास से बात कर रहे थे आखिरी एप्लीकेशन, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ, आज पढ़े, पढ़ेंगे डॉक्टर बनेंगे है ना अपन। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं बता रहा था, सबसे पहले समझो सॉल्युबिलिटी है क्या। मैंने कहा किसी भी सॉल्यूट का मैक्सिमम कितना अमाउंट घुलता है, यही इसकी सॉल्युबिलिटी है। और ये मैंने एक पॉइंट जो लास्ट में समझाया था, एस बराबर एफ। अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट को सुधारो। वो कंसेप्ट आप क्या बहुत लोगों को नहीं पता होता, क्या है जरा सुनिएगा। दिमाग में एक चीज सेट करो, घुलना अलग है, टूटना अलग है। कंसेप्ट नंबर 1 घुलना, टूटना। कंसेप्ट नंबर 2 चीजें पहले घुलती हैं बाद में टूटती हैं। इस सच को पहले जानो, पहले क्या होता है फिर बाद में। डन। इसी प्रकार से केमिस्ट्री की दुनिया चलती है। जब आप नमक मिलाते हो तो नमक जाते से टूटता नहीं है, पहले घुलता है फिर टूटता है। क्लियर? अब जो कहने वाला सुनिएगा, हमारे आसपास जितने भी सॉल्ट है उनमें एक कैटेगरी है स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की। किसकी है? जो भी पॉइंट है लिख लेना। स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं जो प्यारे बच्चों पूरी तरीके से घुलते नहीं है। अब ये इनका स्वभाव है, ये इनका नेचर। स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ये घुलते नहीं। क्यों नहीं घुलते हैं भैया? ऐसा इनकी लैटिस एनर्जी है, ऐसे इनकी हाइड्रेशन है, फलाना ढिमकाना। मगर इनका स्वभाव है कि ये घुलते हैं, मगर वो सॉल्ट है। और दुनिया के जितने भी सॉल्ट है, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विदाउट अ सिंगल एक्सेप्शन। मैं क्या कहने वाला हूं समझने की कोशिश करना, एक बार में मजा आएगा। मैंने कल भी कहा था पूरी बातें समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, वरना आयुर्वेदिक में पूरा डिटेल टॉपिक आता है, वहां समझोगे ही समझोगे, उस चैप्टर का हिस्सा है। अंत में एक फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला लगाएंगे, सारे सवाल बनेंगे, वेल एंड गुड। लेकिन फील कर लोगे थोड़ा अंदर से सेटिस्फाइड होता है इंसान कि यार मजा आ रहा है, ठीक है। नहीं आया तो फॉर्मूले सवाल बन जाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काम चल जाएगा। समझने की कोशिश करना। तो प्यारे बच्चों, एक सॉल्ट की कैटेगरी है जिसका नाम है स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ये ऐसे सॉल्ट होते हैं जितने मिलाए जाते हैं उतने घुलते नहीं है। मैं जो बताने वाला हूं उसके लिए कुछ बेसिक बातों का पता होना जरूरी है। बेसिक बात नंबर 1, घुलना अलग है, टूटना अलग है। बेसिक बात नंबर 2, सबसे पहले चीजें घुलती हैं बाद में टूटती हैं। बेसिक बात नंबर 3, जब भी बोलूं मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्या बोलूं? तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है कंसंट्रेशन वेरी वेरी लेस। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब समंदर जैसा पानी नहीं है। वो सोच के लिए, कविताओं के लिए तो ठीक है, लेकिन कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल के लिए आपको समझना है कंसंट्रेशन वेरी वेरी लेस, उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उल्टा भी सोचो, कंसंट्रेशन बहुत कम है तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो कंसंट्रेशन कम है।
कंसंट्रेशन कम है तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो कंसंट्रेशन कम है। सेंटेंस को घुमाइए, यही साइंस है, उल्टा सोचिए, रिवर्स प्रोसेस चलेगा। तो प्यारे बच्चों आओ समझते हैं, ये बेसिक बातें अगर आपके दिमाग में इसको कैच कर लोगे। इमेजिन करते हैं मेरे पास ये बर्तन है और इस बर्तन में हमने भरा है पानी। क्या भरा है? और इमेजिन करते हैं मैंने 1 लीटर पानी भरा है। मान लो कितना लीटर पानी भरा? तो इमेजिन करते हैं ये एक बर्तन है और इसमें हमने भरा है पानी और पानी भरा है 1 लीटर मान लिया। और इसमें हमने एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट मिलाया। क्या मिलाया? तो बताओ ये सारा घुलेगा कि थोड़ा सा घुलेगा? ये घुलता क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऐसा है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो है। हाँ या ना? इमेजिन करो हमने इसका 1 मोल मिलाया। कितना मिलाया? और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का एक बड़ा फेमस एग्जांपल है AgCl। मतलब जो भी सिल्वर के सॉल्ट होते हैं दे ऑल आर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ऐसा आपको आईयूसी में पढ़ाएंगे। अभी मान लो मिलाओ 1 मोल AgCl का। अब AgCl जैसे मिलाओगे तो सबसे पहले कार्यक्रम किसका होगा? घुलने का कि टूटने का? अब इसमें से इसका स्वभाव है स्पेरिंगली सॉल्युबल, मतलब रत्ती भर घुला। कितना घुला? आपने मिलाया चम्मच भर, घुला है चुटकी भर, चिटकी भर। ठीक। तो लेट्स इमेजिन 0.001 मोल घुला। कितना घुला? घुला है इतना। और क्योंकि ये सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जितना घुलेगा पूरा आयन में टूट जाएगा। जितना मिलाया वो आयन में नहीं टूटेगा, जितना घुला वो आयन में टूटेगा। अभी तक हम ये मान के चलते थे कि जितना मिलाते हैं सारा घुल जाता है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। वो एक आइडियल केस था, मिलाया 1 मोल घुल गया। ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है। समझे? कितना मोल मिलाया? घुला कितना? अब जो घुलेगा वही तो। ऐसा नहीं लग रहा है। ये जो सॉल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन हो चुका है 0.001 मोलर। मोलर कैसे हो गया भाई? 1 लीटर में जो मोल है वही तो मोलैरिटी है। मोलैरिटी यही तो है। 1 लीटर में कितने मोल है? इज दिस क्लियर? क्या इस सॉल्यूशन का लैम्डा एम डिफाइन होगा? 1 मिनट, 1 लीटर पानी लीजिए, 1 मोल मिलाइए, उसका अपना लैम्डा एम है कि नहीं है? अब उसमें 10 लीटर पानी मिलाइए तो बताओ उसकी मोलैरिटी कितनी है? 1 लीटर पानी में 9 लीटर पानी और मिला दो, कुल कितने लीटर हो गए? मोलैरिटी कितनी हुई? वाह रे वाह रे वाह। अरे यार मोलैरिटी का फॉर्मूला N/V होता है ना बेटा। कितना मोल सॉल्यूट था? तो क्या पानी मिलाने से वो अपने आप 2 मोल हो जाएगा? और ये आप जवाब नहीं दे पाते क्योंकि आप साथ में इमेजिन नहीं करते। मात्र एक कारण है, इमेजिनेशन। यहां से मैं चेक करता हूं कितना बच्चा सुन रहा है ध्यान से। इन सवालों के माध्यम जो बीच में छोटे सवाल पूछता हूं ना उसमें आपको कनेक्ट करता हूं, आपके इमेजिनेशन को डेवलप करता हूं। अगर 1 लीटर में 1 मोल है तो मोलैरिटी 1 है। तो अगर मैंने 1 लीटर में 9 लीटर पानी मिला दिया तो कुल 10 लीटर नहीं हो गया? मोल तो 1 ही है ना यार। अब इसको मैं लिख के बताऊं क्या कितने मोलर हुआ? 0.1 मोलर। मोलैरिटी बदल गई लेकिन अंदर मोल तो एक ही है ना। उल्टा भी सोचो, अब अलग अलग मोलैरिटी में भी 1 मोल वाला वॉल्यूम सोचा जा सकता है। ये क्यों सोचते हो मोलैरिटी अलग है तो मोल 1 मोल हो ही नहीं सकता? उतना वॉल्यूम लो होगा 1 मोल। तो आज इसकी मोलैरिटी कितनी है प्यारे बच्चों? 0.001 मोल है। तो कंसंट्रेशन ना बदला है यार। तो क्या मैं इसका लैम्डा नहीं निकाल सकता? क्या मैं इस सॉल्यूशन का जिसकी मोलैरिटी 0.1 मोल है इसका लैम्डा नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकते हो, बस 1 लीटर 10 लीटर लेना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? इधर आओ जरा, कितना मोल मिलाया था? घुला है कितना मोल? और जो घुला है वही आयन में। बाकी जो बच गए वो क्या कर रहे हैं वहां पे? जाके ऐसे नीचे बैठे हैं पत्थर जैसे। उन पत्थर से कंडक्शन होगा क्या? किससे होगा? आयन कितने मोल से आएंगे? 0.001 से। नहीं समझे? तो ये जो सॉल्यूशन का कंडक्शन आएगा वो 0.001 मोल से ही तो आएगा। यानी 0.001 मोलर हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ ये कंसंट्रेशन बड़ा है कि छोटा है? और जब कंसंट्रेशन वेरी वेरी लेस होता है तो क्या वही इनफाइनाइट डाइल्यूशन के जैसा होता है?
मैं कुछ कहता हूं समझ में आया तो बताना, एक बार में कैच करना। ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा कभी कभी लगता है ना, बड़ी अजीब सी दुनिया है ना। ऐसा नहीं लग रहा है ये जो सॉल्यूशन 1 लीटर का है यही इनफाइनाइट डाइल्यूशन के जैसा है। ऐसा नहीं लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि आयन तो बहुत रत्ती भर आए हैं, और रत्ती भर आयन आए हैं मतलब यही तो प्यारे बच्चों, जब थोड़ा सा सॉल्यूट हो, बहुत सारा सॉल्वेंट हो, ये तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है। एग्री और नॉट? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्यूशन, ये शब्द आपके जहन में बिल्कुल बैठ जाए। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्यूशन, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का थोड़े में ही समंदर के जैसा होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के जैसा होता है। क्योंकि जितना मिलाते उतना टूटता, बहुत हल्का सा घुलता है, पूरा का पूरा टूटता है, और वही इनफाइनाइट डाइल्यूशन के जैसा होता है। समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन के जैसा होता है। डन? नहीं समझे? 100% यही समझाना था बस। या तो समझ में आया ठीक, वरना रट लो। आ गया? नहीं आया? आ जाओ जरा, मैं कुछ कहता हूं समझ में आया तो बताना, बोलूं? ये जो सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन 0.001 मोलर है, हाँ या ना? सुन रहे हो क्या? इसका भी तो अपना लैम्डा एम होगा कि नहीं होगा? क्यों? 1 मोल तो है ही नहीं सर। 1 मोल नहीं सर, वो वाला वॉल्यूम जिसमें 1 मोल है। सोचा जा सकता है इसका अपना लैम्डा एम होगा कि नहीं होगा? और इसका जो लैम्डा एम होगा दुनिया वालों, वही तो लैम्डा एम इन्फिनिटी के जैसा होगा। सहमत हो? क्या हम किसके लिए होगा? सबके लिए। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, एक बार मेरे साथ बोलेंगे, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्यूशन थोड़े में ही इनफाइनाइट डाइल्यूशन के जैसा होता है। जो भी उसका लैम्डा एम होता है वही लैम्डा इन्फिनिटी के जैसा होता है। हम सबको लैम्डा एम का फॉर्मूला कप्पा इनटू थर्ड बाय एम याद है? नहीं याद है? आज नॉर्मल सॉल्ट का किस्सा नहीं है, किसका है? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का किस्सा है। जहां है एम वहां लिखे एस, जहां है एम। सर ऐसे कैसे लिखते सर, जबरदस्ती है क्या? अरे कितना घुला और घुलेगा क्या? क्यों नहीं घुलता? सॉल्युबल सॉल्ट है, क्यों है? What is the maximum amount which can be dissolved? 0.001। इससे ज्यादा घुलने वाला नहीं है। यही इसकी मैक्सिमम डिसॉल्व्ड अमाउंट है, यही इसकी सॉल्युबिलिटी है। बोलो। इस सॉल्यूशन में अगर ये वाला फॉर्मूला लगाते तो इसकी मोलैरिटी 0.001 लिखते, वही तो सॉल्युबिलिटी कहलाता। उससे लैम्डा एम आता, वही तो लैम्डा एम इन्फिनिटी कहलाता। समझे तो ठीक, वरना रट लो। अपना तो रूल है ना, रट्टा मार खुशियां हजार। अरे यही फॉर्मूला बताना था, और मैंने कहा था ये समझ गए तो ठीक है, वरना फॉर्मूले सभी काम चला लो। आयोनिक के बाद जब नोट्स पढ़ोगे सारी बातें एक बार में कैच कर लोगे। ठीक है? समझ पाए नहीं समझ पाए? इसके लिए फॉर्मूला लगाना था, तो जो लैम्डा एम था दैट इज इक्विवेलेंट टू लैम्डा इन्फिनिटी, और जो मोलैरिटी था दैट इज इक्विवेलेंट टू सॉल्युबिलिटी। चलेगा? अब इसमें एक छोटा सा झोल है। झोल क्या है बताऊं क्या? बताऊं? बता दू बेटा? बच्चे को अल्फा का फॉर्मूला याद होता है। अल्फा का फॉर्मूला लैम्डा अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी, और अल्फा हम इक्विवेलेंट में भी निकाल लेते हैं, मोलर में भी निकाल लेते हैं। तो बच्चा क्या सोचने लगता है, यार अगर हम अल्फा दोनों में निकाल लेते हैं तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी भी लैम्डा मोलर लैम्डा इक्यू दोनों से निकाल लेंगे। डोंट डू दिस। सॉल्युबिलिटी बराबर मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी नहीं है। सॉल्युबिलिटी बराबर नॉर्मेलिटी। अगर कभी सवाल में लैम्डा इक्यू बोलेगा, उसे लैम्डा मोलर में कन्वर्ट करना, फिर ये फॉर्मूला लगाना। इस फॉर्मूले में केवल एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो ये है यहां केवल लैम्डा एम रखना, लैम्डा इक्यू नहीं चलेगा। बच्चा क्या सोचता है, जैसे वो अल्फा में कभी लैम्डा एम कर लेता था तो कभी लैम्डा इक्यू कर लेता था। अरे हाँ या ना? तो वो सोचता है इसमें भी कभी लैम्डा एम कर लूंगा कभी लैम्डा इक्यू। नहीं, केवल लैम्डा एम करना, वरना सॉल्युबिलिटी नहीं आएगा। डन? चलेगा? लिख लीजिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है एक सवाल करने को आप तरस रहे हैं। अभी बताता हूं।
अभी इससे हम निकालेंगे एस, एस बोले तो सॉल्युबिलिटी। लेकिन अगर आपने कॉपी में हेडिंग लिखा हो तो लिखा था कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अनुपम देखता हूं बेटा, अनुपम पढ़ लिया बेटा, हर सवाल का जवाब दिया जाए कोई जरूरी नहीं बेटा। आपकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल गौतम, अपलोड हो जाएगा बेटा। अभी कुछ बच्चे ऑनलाइन में कह रहे हैं कि सर वो अपलोड वगैरह कुछ करना है, तो कुछ अनअकैडमी की पॉलिसीज है बेटा, उनके तहत यहाँ अभी कुछ चेंज चल रहा है, तो देखते हैं वो कैसे अपलोड होगा। बाकी जैसे होगा मैं उसको बता दूंगा, आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। ये भी पता चल गया आपको? अच्छा, जैसे बता रहे थे तो हाँ, जमाना बदल रहा है, हम भी बदलेंगे। लिख लिया होगा सबने, लैम्डा ढलना तो पड़ेगा, लैम्डा इनफिनिटी कप्पा इनटू थर्ड बेस, लिख लिया सबने? कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना? अब लिखना कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी। अभी बस बेटा सवाल करते एक साथ करते, रुक जाओ, तरस ना, थोड़ा तरसन को और बढ़ाइए। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी। अब देखना उसी में हम केएसपी कैसे निकालें। आ जाओ सब लोग, एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूं, इसको डिटेल में समझाऊंगा आपको आयोनिक में। ठीक, फिर से ये टॉपिक कहां का है? आयोनिक का। पर क्योंकि इलेक्ट्रो में सवाल आते हैं तो आपसे बन जाए बस इसलिए बता रहा हूं। आओ सब लोग, इतना तो सबको याद होगा, कुछ केएसपी जैसी चीज हुआ करती थी। मेरे पास एक सॉल्ट है ए बी, क्या है मान लो, और इसका केएसपी लिखने का तरीका अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो शायद ऐसे लिखते थे, एस स्क्वायर। वो कैसे लिखते थे उसका एक थोड़ा तरीका बताया, तो बता दूं क्या? बता दूं बच्चों? तो केएसपी लिखने का तरीका बताता हूं। आप इस फॉर्मूले से निकालना एस, क्या निकालना, और फिर एस से निकाल लेना केएसपी। मगर केएसपी निकालने कैसे वो बता रहा हूं। आ जाओ सब लोग बोर्ड पे। तो जैसे मान लो ए बी है, ठीक, यहां पे नीचे क्या लिखा है 1, और नीचे क्या लिखा है, अरे वाह, ए बी 2 में ए के नीचे बी के नीचे, अरे वाह, ए बी 3 में ए के नीचे बी के नीचे। अब मैं क्या करता हूं, उसको जनरलाइज कर देता हूं। कर दूं क्या? मैंने यहां पे लिख दिया ए एक्स बी वाई, ए एक्स। क्या हर बच्चा एक्स और वाई को समझ गया? तो इसका केएसपी लिखने का एक तरीका होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है जरा सुनिएगा, एक्स की पावर एक्स इंटू वाई की पावर वाई इंटू एस की पावर एक्स प्लस वाई। इसका रीजन बताऊं क्या? बहुत अच्छे, आओ जरा ए बी, क्या आप मुझे ए बी का केएसपी बता दोगे? पहले एक्स की वैल्यू बोलो, सब लोग बोलो, वाई की वैल्यू 1 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1 इंटू एस की पावर 2, चलेगा? और 1 को हम लिखते तो क्या इसका केएसपी एस स्क्वायर हो गया? आसान है क्या? तो प्यारे बच्चों अब बताओ, ए बी 2 का लिख लोगे क्या? 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू एस की पावर 1 प्लस 2। आसान है क्या? मान लो एक सॉल्ट है मेरे पास, मान लो ए थ्री बी, लिख लोगे क्या? 3 की पावर, अब गलत होने लगा, हाँ, 3 की पावर 3 इंटू 1 की पावर 1 इंटू एस की पावर 3 प्लस 1 4, हाँ या ना? एक आखिरी कर लेते हैं, ए टू बी थ्री, कर लोगे बच्चों? बोलो जरा, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू ए टू बी थ्री, लिख दो क्या? ए टू बी थ्री बोला तो 3 आ ही नहीं था, हाँ। 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू एस की पावर 5, 27 फोर जा 108 एस की पावर 5, खत्म। मतलब आएगा एस, उससे निकाल लेना धन से के एस पी। एक सवाल कर ले क्या? लिख लो जल्दी से। आयनिक में इसमें डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारे सवाल बातें।
लिख लिया होगा। एक सवाल आप सबका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बोलना नहीं है। अगर आपको बोलने का मन करे बस चुपचाप बैठे रहिए, फिर बोले। बोलूं? एक सवाल आपका नीचे वेट कर रहा है। इफ कंडक्टिविटी ऑफ, बोलो, इफ कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl is 1.8 into 10 की पावर -6 Simon centimeter inverse is 1.8 into 10 power -6 Simon centimeter inverse। आप समझ गए होंगे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, तो प्यारे बच्चों ये क्या है? कप्पा। याद है ना? नोट्स रिवाइज करो, भूलोगे तो नहीं। मैंने कहा था फिर याद दिला दूं, ये टॉपिक अगर आपने चैप्टर के साथ पढ़ा तो बहुत अच्छे से याद होगा। इसको 3-4 बार रिवाइज करना, इतने स्मूथली ये शब्द आपके दिमाग में सेट हो जाए, भूलोगे नहीं। वरना 3-4 महीने बाद ये बहुत ही कठिन लगता है, जो कि है बहुत आसान। कुछ गिने चुने फॉर्मूले लगाओ, आगे बढ़ो, पर ये शब्द बहुत कठिन लगते हैं। एंड द सिंपल सॉल्यूशन इज जस्ट रिवाइज। इफ कंडक्टेंस ऑफ Ag plus and Cl minus ion at infinite dilution are, if conductance of Ag plus and Cl minus ion at infinite dilution are 54.5 and 65.5 Simon centimeter square mole inverse, then calculate S and Ksp, then calculate solubility and solubility product। अगर आपसे S पूछा है, solubility पूछा है, तो फॉर्मूला आपको कितने बताया solubility वाले? मात्र एक फॉर्मूला। परफेक्शन चीजें याद रखिए, यही नीट है प्यारे बच्चों। सबसे बन जाएगा। तो इस प्रकार से अभी हम छोटे छोटे सवाल कर रहे हैं। जब आयोनिक पढ़ लोगे, यहाँ पे डेप्थ सवाल भी बन सकते हैं, लेकिन नीट में इससे ऊपर लेवल नहीं जा सकता। इतना कर लिया, इतना इंटरमिक्स में खुश रहते, बस मिला दिया, 2 चैप्टर को हो गया। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है? आओ मिलके करते हैं। मुझे ऐसा लगता है प्यारे बच्चों, जब उसने सॉल्युबिलिटी बोला तो आप सबके जहन में एक फॉर्मूला आया होगा, लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000/s। बताओ मैंने फॉर्मूला सही लिखा गलत लिखा? गलत। यहां होगा लैम्डा एम इन्फिनिटी, हाँ या ना? एक बात। दूसरी बात, इमेजिन करो आज सवाल में मुझे AgCl का लैम्डा एम दिया होता। इमेजिन करो क्या दिया होता, क्या दिया होता, क्या दिया होता, क्या दिया होता? तब ये ठीक नहीं है। AgCl का क्या दिया होता? लैम्डा एम, हाँ या ना? अगर AgCl का लैम्डा एम दिया होता तो अपने से उसे क्या मान लेते? लैम्डा एम इन्फिनिटी। अपने से ही मान लेना है। नहीं समझे? क्या मान लेना है? किसका? क्या दिया होता तो अपने से क्या मान लेना? क्योंकि स्पेरिंगली सॉल्वेबल सॉल्ट का सॉल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन के जैसा होता है, ये फैक्ट है। ठीक है बच्चे? एक बात। दूसरी बात, अगर लैम्डा EQ देता तो आप उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? लैम्डा मोलर में। आज उसने आयन का क्या दे रखा है? लैम्डा मोलर। तो क्या आयन के लैम्डा मोलर से पहले मैं इलेक्ट्रोलाइट का निकाल लूं? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, कप्पा किसका? AgCl का। ये किसका कप्पा है? पढ़ो ना, किसका है ये? तो AgCl का कप्पा है, तो लैम्डा एम इन्फिनिटी किसका रखूंगा? AgCl का। और आपको लैम्डा एम इन्फिनिटी निकाल लेना AgCl का, तो क्या हो जाएगा? लैम्डा एम ऑफ Ag प्लस प्लस लैम्डा एम ऑफ Cl माइनस। बोलो हाँ या ना? सारी वैल्यूज दे रखी है, बताओ कितना आता है? 64.5 प्लस या 50, सॉरी, कितना आएगा टोटल? 110। 100 पक्का? क्या लैम्डा इन्फिनिटी 120 आ रहा है? अब बताओ, लैम्डा इन्फिनिटी है तो हम धन से एस निकाल लेंगे। सवाल में कप्पा दे रखा, बोलो हाँ या ना? तो 120 बराबर कप्पा 1.8 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर अपॉन सॉल्युबिलिटी, राइट? इसको सॉल्व करोगे, बताओ सॉल्युबिलिटी कितना आया?
इंटू 10 की पावर माइनस। डन। कितने बच्चों ने ऐसा कर लिया? रेज योर हैंड। सवाल क्या करो बच्चों, मजा आएगा क्लास में। प्लीज आलसी मत बनिए यार, बहुत आलसी हैं आप लोग। जो लोग नहीं करते उनसे बातें कर रहा हूं मैं। केएसपी निकाल लोगे क्या? एजीसीएल का केएसपी, एजीसीएल 1 अभी ऐसे छुटपुटिए सवाल मिलेंगे। केएसपी बराबर एस स्क्वायर, तो 1.5 इंटू 10 की पावर -5 का होल स्क्वायर कर लोगे क्या? 15 का स्क्वायर 225, तो 2.25 इंटू 10 की पावर -10। आसान है। चलो जरा, आज हमने चैप्टर का पहला हिस्सा अभी तक खत्म किया। कुल कितने हिस्से चैप्टर में? 4। नंबर 1 टर्मिनोलॉजी, नंबर 2 गैल्वेनिक सेल, नंबर 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल। नोट्स रिवाइज करते हैं ना आप लोग? कुल कितने हिस्से चैप्टर के? जब पहला पहला पन्ना छोड़ के रिवाइज किया होगा। नंबर 1 टर्मिनोलॉजी, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 बैटरी एंड करोजन। याद है? टर्मिनोलॉजी में हमने अभी तक जो जो सीखा, कंडक्टेंस क्लियर है, कंडक्टिविटी क्लियर है, लैम्डा एम क्लियर है, लैम्डा इक्यू क्लियर है, फील क्लियर है, लैम्डा एम कैसे निकालते हैं क्लियर है, लैम्डा एम का फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000 बाई एम, कभी 1000 ऊपर कभी 1000 नीचे चलेगा। लैम्डा एम इन्फिनिटी भी निकाल लोगे। लैम्डा एम कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? लैम्डा एम कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? लैम्डा एम बदलता है कि नहीं बदलता? ऐसे आपको देख के बदल जाता है? पानी मिलाने से बदलता है? विस्कोसिटी से बदलता है? टेम्परेचर से बदलता है? क्या किसी भी सॉल्यूशन का लैम्डा एम इन्फिनिटी निकालना हमें आता है? स्ट्रॉन्ग का कि वीक का? स्ट्रॉन्ग में कौन सा रूल? दो। और वीक में? क्लोई मोई केवल वीक के लिए है, क्लोई मोई सबके लिए। रफ्तार में याद करो, जब शब्दों का स्मूथनेस दिमाग में होगा तभी सवाल में स्पीड आएगी। लिख लिख के बार बार रिवाइज करो, बिल्कुल स्मूथली याद हो। यार आप मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं, प्लीज आप रिवाइज नहीं करते घर जाके, मत करो होमवर्क, रिवीजन मत छोड़ो प्लीज, वरना क्लासेस को एब्जॉर्ब करना बंद कर दोगे। हम कनेक्टिंग चलते हैं, ये फिजिकल केमिस्ट्री है। यहाँ पहले लेक्चर से रेडॉक्स अभी जुड़ना बाकी है, तो अगर रेडॉक्स भी छोड़ रखा है, समझ, मैं बता रहा हूँ रेडॉक्स की चीजें भी आने वाली है, तो कनेक्टिंग चलती है। रिवाइज नहीं करोगे कैसे काम चलेगा? समझ पा रहे हैं? प्यारे बच्चों, आज हम चलो चलते हैं बैटरी बनाने के सफर में। और बैटरी बनाने के सफर में जो अगला शब्द मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं प्यारे बच्चों, उसका नाम है इलेक्ट्रोड। क्या नाम है? मतलब ऐसा समझो कि बैटरी बनाने में भी एक नया टर्म आया। ये क्या होता है, क्या जरूरी है, कैसे है, समझते हैं। सबसे पहला टर्म लिखिएगा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है सुनते चलना। इलेक्ट्रोड एक कंडक्टर होता है। क्या होता है? और मुझे आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं कंडक्टर क्या होता है। हर वो सब्सटेंस जिससे हो के बिजली दौड़ जाती है वही तो कंडक्टर होता है। आप सब कंडक्टर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। हर वो चीज जिससे हो के बिजली दौड़ जाती है वो क्या है? कंडक्टर। इलेक्ट्रोड कोई नई चीज नहीं, कंडक्टर होता है। हाँ ये बात अलग है, आज अक्सर वो मेटल होता है। हाँ ये बात अलग है, आज अक्सर वो, लेकिन आप सब जानते हैं दुनिया में केवल मेटल इलेक्ट्रोड नहीं होता है। इलेक्ट्रोड शब्द का मतलब समझे कि नहीं समझे? मैं जब भी बोलूंगा इलेक्ट्रोड समझ जाना सर ने वहां पे कोई कंडक्टर रखा है बस। हेलो, अक्सर वो कौन होगा? इलेक्ट्रोड होता है। क्या बोला मैंने? और पूरी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है, वो कभी एनोड तो कभी कैथोड होता है। वो कभी एनोड तो कभी, क्या आप सब साथ में लिख रहे हैं? लिखते चलिएगा प्लीज, थोड़ा सा थ्योरी है। इलेक्ट्रोड होता है दो प्रकार का, कभी एनोड तो कभी कैथोड होता है। अगर आपके जहन में कोई परिभाषा एनोड कैथोड की थी उसे हटा दीजिएगा। अब जो मैं कहने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा। आज से केवल 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 एक डेफिनेशन, एक परिभाषा एनोड की याद रखिएगा। अगर वही है तो ठीक है, नहीं है तो सुनिएगा। आज से एनोड की केवल एक, ना कोई प्लस ना माइनस ना फलाना ढमकाना, मात्र एक डेफिनेशन। अगर कुछ भी दिमाग में उसे हटा दीजिएगा। इलेक्ट्रोड होता है वो अक्सर एक कंडक्टर होता है और वो अक्सर मेटल होता है। और अगर मेटल है तो उसमें से बिजली जाएगी, अरे हाँ या ना? तो कभी इलेक्ट्रॉन आएगा तो कभी इलेक्ट्रॉन, बोलो ना यार। और इलेक्ट्रॉन के आने जाने में ही तो नाम पड़ा है, कभी ऑक्सीडेशन तो कभी रिडक्शन। क्या आप सबको ऑक्सीडेशन याद है? मैंने कहा था ऑक्सीडेशन को समझाने वाले बहुत लोग नए नए तरीके समझाए, लेकिन ऑक्सीडेशन का मात्र एक मतलब आया, जब जब चार्ज बढ़ेगा ऑक्सीडेशन, जब जब चार्ज घटेगा। भूल तो नहीं गए? इलेक्ट्रोड होता है कभी एनोड तो कभी कैथोड होता है। जहां पर, क्या बोला मैंने? आपको जो लैंग्वेज कॉपी में लिखनी हो लिख लेना, अभी मैं हिंदी लिख रहा हूं, चलेगा? जहां पर या जिसका, क्या बोला मैंने?
मतलब या तो वहां पर हो रहा हो या तो उसी का हो रहा हो। जहां पर या जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही एनोड होता है। जहां पर या तो वहां पर ऑक्सीडेशन हो या तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो, या तो वो ऑक्सीडेशन की साइट प्रोवाइड करे, यहां पे हो जाओ तुम ऑक्सीडाइज, या तो वो खुद वही क्या होता है एनोड। इन द सेम वे जहां पर या जिसका रिडक्शन होता है, मेरे शब्दों को सुनिएगा, जहां पर या जिसका रिडक्शन होता है वही कैथोड होता है। चलेगा? जहां पर या जिसका रिडक्शन होता है वही कैथोड होता है, जहां पर या जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही एनोड होता है। दुनिया में इलेक्ट्रोड केवल दो प्रकार का होता है। दिस इज क्लियर? ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस की गेन होता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन में अगर कोई, मान लो ये इलेक्ट्रोड है, मान लो, वैसे है नहीं पर मान लो, वैसे है क्या कंडक्टर, ये मान लो इलेक्ट्रोड है। अगर ये इलेक्ट्रोड है या तो होगा एनोड या तो होगा, या तो है एनोड तो होगा ऑक्सीडेशन, या तो होगा यहां पर, या तो खुद होगा, या तो होगा कैथोड, तो या तो होगा यहां पर रिडक्शन या तो खुद होगा। एग्री? अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या वहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा? अगर कभी किसी मेटल की रॉड पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो तो समझ जाना वो एनोड ही है, और अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा तो समझ जाना वो कैथोड ही है, क्योंकि जहां पर या जिसका रिडक्शन होता है वही कैथोड होता है। इज दिस क्लियर? लेकिन आईयूपीएसी कहता है, लेकिन आईयूपीएसी, हाँ ये सच है कि इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है, कभी एनोड तो कभी, लेकिन अगर कभी किसी इलेक्ट्रोड को केवल नाम से पुकारा जाए, लेकिन अगर कभी किसी इलेक्ट्रोड को केवल सिल्वर इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, फलाना इलेक्ट्रोड, ढकाना इलेक्ट्रोड, हेलो, अगर कभी किसी इलेक्ट्रोड को केवल, वो अक्सर हमेशा 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 कैथोड ही माना जाएगा। ऐसा मैं नहीं, कौन कह रहा है? इलेक्ट्रोड कितने प्रकार का है? लेकिन अगर सवाल में बोले सिल्वर इलेक्ट्रोड बस, तो क्या मान के चलना? और कैथोड क्या होता है? जहां पर या जिसका रिडक्शन होता है वही कैथोड होता है। इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है। नहीं समझे? लिखना कहीं साइड में। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, इंग्लिश में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख लो, इलेक्ट्रोड कुछ न बोला जाएगा। हाँ, लिख लेंगे। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, if nothing is specified, then electrode will be treated as cathode only. ये कन्वेंशन है। then electrode will be treated as cathode। बच्चों सो गए क्या? इलेक्ट्रोड होता है दो प्रकार का, कभी एनोड तो कभी कैथोड होता है। हर इलेक्ट्रोड का अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। हर इलेक्ट्रोड का अपना एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा था, वो कहता है इलेक्ट्रोड होता है, मेटल होता है, हर इलेक्ट्रोड का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। सर आखिर ये क्या होता है? अरे हाँ या ना? क्या आप जानना चाहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड क्या होता है? कंडक्टर होता है। जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन आते हैं। अरे बोलो ना, हर इलेक्ट्रोड का अपना इलेक्ट्रोड। मन में तो सवाल आया होगा ना, सर ये क्या होता है? जब कभी किसी इलेक्ट्रोड को, जब कभी किसी उसी के सॉल्यूशन में डुबोया जाता है, जब कभी किसी उसी के, जिंक तो जिंक का सॉल्यूशन, कॉपर तो कॉपर का सॉल्यूशन, सिल्वर तो सिल्वर का सॉल्यूशन, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन का सॉल्यूशन। अरे जिंक है मान लो, तो सॉल्यूशन किसका होगा? जिंक का। जिंक सल्फेट, जिंक नाइट्रेट, जिंक ये जिंक वो, दुनिया भर के सॉल्ट है जिंक के। अरे हाँ या ना? जब कभी किसी इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन में डुबोया जाता है तो इलेक्ट्रॉन के जाने और आने से, इलेक्ट्रॉन के जाने और
कभी जाएगा तो कभी हो सकता एनोड है, हो सकता वो एनोड है तो जाएगा, कैथोड है तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आएगा। सुन पा रहे हो क्या? अगर उस इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन में डुबोया जाएगा तो कभी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कभी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के जाने और आने से इस पे चार्ज आएगा। लेट्स इमेजिन इस पे चार्ज पॉजिटिव मान लो। अरे मान लिया। अब ये सॉल्यूशन है कि नहीं है? और सॉल्यूशन में कुछ है कि नहीं है? कुछ नहीं है ना। जब किसी इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन में डुबोया जाता है, जब कभी किसी, मान लो यहां पे जिंक सल्फेट है, मान लो 100 मॉलिक्यूल जिंक सल्फेट के, मान लो कुल कितने जिंक के आयन हुए, कुल कितने सल्फेट के आयन हुए? अरे सोच में पड़ गए। अगर जिंक सल्फेट 100 है तो जिंक भी तो 100 है, सल्फेट भी तो, बोलो हाँ या ना? क्या अंदर में बिल्कुल मामला न्यूट्रल था? 100 जिंक 100 सल्फेट, पॉजिटिव निगेटिव सब कुछ बैलेंस था। बोलो ना यार, इस पे कैसा चार्ज आया? मान लो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर गए, मान लो। ऐसा क्यों होगा बताऊंगा, अभी क्या हो रहा है उसे समझना। ठीक, जब कभी किसी इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन में डुबोया, जब कभी किसी इलेक्ट्रोड उसी के सॉल्यूशन में डुबोया तो मेटल की सरफेस, क्या बोला मैंने, और सॉल्यूशन की सरफेस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। वही पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? नाम में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मगर ये पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है। नाम में पोटेंशियल डिफरेंस मगर ये पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल। जो मेटल की सरफेस और सॉल्यूशन की सरफेस के बीच में आता है, यही हर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। जैसे इंसान का गुण है इंसानियत, जैसे इंसान का गुण है वैसे हर इलेक्ट्रोड का गुण है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इसका स्वभाव है, ये इसका गुण है। जब तक है इलेक्ट्रोड तब तक उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा ही होगा। हेलो, एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा था। वो कहता है इलेक्ट्रोड होता है कभी एनोड तो कभी कैथोड होता है। हर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। आपने कहा जब किसी इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन में डुबोया, अरे पढ़ते ही नहीं हो आप यार। कुछ बच्चों को तो भयंकर नींद आती है, कुछ कहते सर आंधी तूफान आ जाए हम सो लेंगे। इनको एक दिन से हवा में लटकते मुझे देखना है सोते हुए, कहीं भी सो जाते हैं यार, मतलब मानना पड़ेगा। जब कभी किसी इलेक्ट्रोड को, मतलब जब साइकिल चलाते चलाते सो जाते होंगे, जा रहे होंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, पेशेंट आएगा, क्या बुखार है? हद करते हैं यार, कैसे सो सकते हैं आप? हैं? इतनी आंधी तूफान चल रही है फिर भी आओ जरा, जगिए, पढ़िए, सिलेक्शन लेके जाना है वरना घर नहीं जाना है। जब कभी किसी इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन में डुबोया तो मेटल के सरफेस और सॉल्यूशन के सरफेस बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। ये इतना ही खास है जैसे इंसान की इंसानियत, वैसे हर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। आओ मैं आपको एक छोटी सी मूवी दिखाता हूँ, चलेगा? अच्छा, सब कुछ कल्पनाओं में है। कहाँ है? कल्पनाओं में। देखेंगे, एक छोटी सी मूवी देखते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है? तो मूवी जो हम लोग देख रहे हैं मोबाइल में देख रहे हैं ना, ऐसा माने, चलेगा? है आगे सोचा यहाँ चला दो, है केवल इमेजिनेशन की मूवी है, सब कुछ केवल काल्पनिक है। आ जाओ जल्दी से, बस प्यारे बच्चों आओ मूवी स्टार्ट करते हैं, शुरू करें। अपनी मूवी स्टार्ट होती है और मूवी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। आइए सब लोग आगे। क्या मूवी स्टार्ट हुई, वो अपन जब वो देखते हैं ना यूट्यूब में तो प्ले बटन होता है ना, प्ले बटन प्रेस करिए, कर दिया। जैसे मूवी स्टार्ट हुई वैसे सबसे पहले एक उड़ता हुआ बर्तन आया, साउंड इफेक्ट। अब एक उड़ता हुआ बर्तन आया कुछ इस प्रकार से, आइए जरा प्लीज समझिएगा, है ना? कंसेप्ट छूट जाए तो आई विल नॉट रिपीट अगेन, ठीक? बाकी आप देख लेना। ये एक बर्तन आया उड़ता हुआ, कुछ देर में एक गैलन आया, है ना? गैलन समझते हैं क्या? सब कुछ उड़ता हुआ आ रहा है, ठीक? उड़ता हुआ आया और जैसे इसमें आया इसमें एक सॉल्यूशन भर गया, और जब सॉल्यूशन भरा, गैलन से सॉल्यूशन भर रहा है तो कैसी आवाज आएगी? ऐसे पानी भरते हैं। खैर, इमेजिन करते हैं यहाँ पे जिंक सल्फेट है। क्या है यहाँ पे? जिंक सल्फेट। ऑनलाइन वालों, यहाँ पे जिंक सल्फेट है, ठीक? एक उड़ता हुआ बर्तन आया, एक गैलन आया, उसमें सॉल्यूशन भर गया, ठीक है? और सॉल्यूशन भरा किसका? जिंक सल्फेट का। मान लो यहाँ पे जिंक सल्फेट के 100 मॉलिक्यूल मान लो,
तो 100 जिंक होंगे, 100 सल्फेट होंगे। डन। मैं यही 100 मॉलिक्यूल लेके पूरी कहानी को समझाऊंगा। ये जो शुरू में एग्जांपल ले रहा हूं को याद रखना, अगले 2 लेक्चर तक यही चलते रहेंगे। एग्जांपल मतलब पूछूंगा कितने मॉलिक्यूल थे, सर पता नहीं हमें क्या था। हाँ आज बता रहा हूं, याद रहे फिर। ठीक, कितने मॉलिक्यूल है? 100। जिंक कितने हुए? 100। सल्फर कितने हुए? 100। कुछ देर तक मूवी चल रही थी। ठीक, अचानक से क्या हुआ प्यारे बच्चों, धीरे धीरे करके थोड़ा सा सब कुछ रुका। फिर आपको लगा कुछ हो रहा है क्या, फिर आप वेट कर रहे थे, बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन हो गई। अचानक से एक मेटल का रॉड आया उड़ता हुआ। कैसा आया? उड़ता हुआ। तो एक मेटल का रॉड आया और आके इसमें डूब गया। डुबुक। कैसे डूबा? समझे कि नहीं समझे? और ये जो मेटल की रॉड है, ये जिंक की रॉड है। किसकी रॉड है? ध्यान सुनिएगा। बर्तन आया, गैलन आया, मेटल रॉड आया, डूब गया। डूब गया। जैसे ही अभी आपके मन में सवाल आएंगे, लेकिन अभी उन सवालों को थोड़ा सा कुछ देर के लिए कहीं ना कहीं दबा के रखिएगा। सवालों को बाद में एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक, हर चीज का वजह है सर, क्यों बर्तन आया, क्यों सोल्यूशन आया, क्या हुआ, हर चीज का रीजन। लेकिन अभी उन सवालों को आप कहीं ना कहीं भूल के समझिएगा मूवी में चल के आ रहा है। ऐसे तो आप मूवी देखे थे, पहले मूवी देखा फिर देखा ना आपने, कटप्पा ने क्यों मारा, है ना। फिलहाल अब इमेजिन करते प्यारे बच्चों, ये जिंक है। ठीक, जैसे जिंक इसमें डूबा तो आवाज आई डुबुक। अचानक से क्या हुआ प्यारे बच्चों, जैसे जिंक इसमें डूबा, अचानक से इसमें से बाहर एक आयन निकला, जिंक 2+ का। किसका निकला? जिंक 2+ का आयन निकला। क्या निकला? लेकिन रॉड आयन का है कि मेटल का? और इसमें से क्या निकला? तो एक बात तो आप समझोगे, जब जिंक से जिंक 2+ बना होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रह गया होगा। लेकिन बाहर जिंक 2+ का आयन निकला कि इलेक्ट्रॉन निकला? आयन। अभी मैं आयन बोल रहा था, इलेक्ट्रॉन हो गया वो। आयन निकला कि इलेक्ट्रॉन निकला? आयन। तो बाहर आयन निकला, यानी कि इलेक्ट्रॉन पीछे मेटल की रॉड में रह गया कि नहीं रह गया? तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे हैं क्या, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस में रह जाएगा तो मुझे लगता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। बोलो हाँ या ना। एक जिंक से कितने नेगेटिव? एक आयन बाहर निकला, बुड़ुक। कैसे आवाज आई? सुन पा रहे हैं क्या? जैसे बाहर एक आयन आया, बुड़ुक, फिर आवाज ऐसी आई थी, बुड़ुक 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 बुड़ुक। अचानक से ये जो आवाजों का सिलसिला था थम गया। आपको लगा भाई साहब आयन बाहर जा रहे थे, धीरे धीरे आयन आए, सब कुछ रुक गया। समझ पा रहे हैं क्या? एक बात बताओ, बाहर कौन से आयन निकले? पहले से जिंक कितने थे? मान लो। और बाहर जो जिंक आए वो कुछ ऐसे आए, बुड़ुक 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 बुड़ुक। इसके पीछे का रीजन है, जब ये जिंक आए तो लेट्स इमेजिन 10 जिंक आए, मान लो। पहले कितने जिंक थे? कितने और आ गए? बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। तो कुल कितने जिंक हो गए? सल्फेट कितने थे? आज भी कितने हैं? यानी जिंक का चार्ज डोमिनेटिंग पॉजिटिव चार्ज हो गया सॉल्यूशन के अंदर। क्या प्यारे बच्चों, कुल 10 जिंक आयन बाहर आए? क्या इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा? और सॉल्यूशन में क्या धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज आएगा? जरा गौर फरमाइएगा, जिंक पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। और सॉल्यूशन पे कैसा चार्ज आया? क्या इस सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है? क्यों आया, समझे कि नहीं समझे? तो जरा सुनिएगा, जब किसी मेटल की रॉड को उसी के सॉल्यूशन में डुबोया, इक्विलिब्रियम पर, क्या बोला मैंने? अब इक्विलिब्रियम क्यों आता है सुनिएगा। जिंक से बना जिंक 2+, जिंक से बना, अंदर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था। जब पॉजिटिव चार्ज आने लगा तो अंदर के, अच्छा, आने के पीछे ड्राइविंग फोर्स था। आने के पीछे वो ड्राइविंग फोर्स क्या बताऊंगा, मतलब जिंक से जिंक 2+ बनना चाहता है, उसके पीछे एक रीजन है। लेकिन जैसे सॉल्यूशन में जिंक 2+ आया तो अंदर जो जिंक 2+ ऑलरेडी मौजूद थे, उन्होंने उस आने वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया। क्या किया? तो शुरू में तो ड्राइविंग फोर्स था, उसे खींचने का एक रीजन था, एक फैक्टर था। लेकिन जैसे जैसे जिंक 2+ आयन बढ़ते गए, वैसे वैसे रिपल्शन इतना ज्यादा होता गया कि जिंक का आना मुश्किल होता गया। जब तक ताकत थी तब तक उसने जिंक 2+ आयन को रिलीज किया, लेकिन जब रिपल्शन बहुत ज्यादा हो गया तो जिंक 2+ का बनना थम सा गया। जिंक 2+ का बनना, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेट्स इमेजिन इक्विलिब्रियम 10 में आया। किस में आया? तो मैंने ऐसे बोला बुड़ुक बुड़ुक बुड़ुक, मतलब शुरू में आने के पीछे का रीजन है बुड़ुक बुड़ुक बुड़ुक। अब रिपल्शन बढ़ रहा है, बुड़ुक 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 बुड़ुक। समझे कि नहीं समझे? यानी शुरू में जो जिंक 2+ था वो तेजी से आया, लेकिन धीरे 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 इस रिपल्शन कारण वो आना थम सा गया। और जैसे चीजें थम सी जाती हैं, यही तो लम्हा है जो इक्विलिब्रियम कहलाता है। बोलो हाँ या ना। क्या यहाँ पे प्यारे बच्चों इक्विलिब्रियम आ चुका है? इक्विलिब्रियम पर, मैंने एक वर्ड बोला, इक्विलिब्रियम। और जब बल्ब जलाऊंगा एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करूंगा, यहां से स्टार्ट होगा, सुनिएगा। इक्विलिब्रियम पर मेटल के सरफेस और सॉल्यूशन के सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है दुनिया वालों, वही तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। इज दिस क्लियर? किसी भी, क्या बोला मैंने?
इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन पेपर ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? ई से। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ईपी लिख रहा हूं, लेकिन यहां मैं क्या लिख सकता हूं? ई। चलेगा? मूवी देख रहे थे आप? बर्तन आया, गैलन आया, रॉड आया, हेलो, अचानक से सब कुछ थम सा गया। सब कुछ, आपको लगा मूवी खत्म हो गई है। आपको लगा मूवी, ऐसा होता है ना जब सब कुछ स्क्रीन ब्लैक हो जाए, वो आने लगता है लास्ट में इंट्रो वगैरह, हो गया है ना? अरे हाँ यार ना, कुछ दिन मूवी में सब कुछ थमा थमा सा था, कुछ देर आप रुके रहे, बोले कुछ होगा, आपने अचानक से बटन को टच किया तो पता चला मूवी अभी बहुत बाकी है। ऐसा होता ना यूट्यूब में, कभी देखते वो लाल निशान, वो लाइन बाकी रहती है। अरे हाँ या ना, क्या बोलते हैं उसको? खैर, ठीक है। तो आपने उसको टच किया, बोला अभी मूवी बहुत बाकी था, आपने वेट किया, अचानक से कुछ देर बीता था, फिर से एक बर्तन उड़ता हुआ आया, और इस बार जो बर्तन आया प्यारे बच्चों बिल्कुल पहले के जैसा था, और लेकिन इस बार जो गैलन आया उसमें भरा था कॉपर सल्फेट। क्या भरा था? और यहाँ पे भर गया कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। चलेगा? अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट, लेट्स इमेजिन कॉपर सल्फेट 100 है, मान लो। कुल कितने कॉपर सल्फेट हैं? ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो साथ में पानी भी तो होगा। लेट्स इमेजिन कॉपर के 100 आयन है, मान लो। लेट्स इमेजिन सल्फेट के 100 आयन है, मान लो। बर्तन आया उड़ता हुआ, हेलो, सॉल्यूशन आया, भर गया, फिर से एक मेटल की रॉड आई, और इस बार मेटल की जो रॉड थी वो कौन सी थी? कॉपर। किसकी थी? आपको लगा जैसा सब कुछ पहले चल रहा था वही तो चल रहा है, फिर से रॉड आई, डूब गई, बिल्कुल सेम साउंड इफेक्ट, सेम सब कुछ, बस नाम बदला था। जिंक सल्फेट जगह क्या था? कॉपर सल्फेट। जिंक जगह क्या था? कॉपर। समझ पा रहे क्या? आपको लगा बस वही चल रहा है, तो जैसे जिंक की रॉड, जैसे कॉपर की रॉड आई, आपको लगा फिर से आवाज आएगी, बुड़ुक 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 बुड़ुक, हाँ या ना? इस बार आवाज आई, लेकिन इस बार बुड़ुक की आवाज नहीं आई, इस बार आवाज आई चुपुक चुपुक चुपुक। कैसी आवाज आई? जरा सुनिएगा, क्या यहाँ पे, अच्छा क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों यहाँ से जिंक बाहर निकल रहा है? रीजन है, अभी हम रीजन पे बातें नहीं कर रहे, अभी क्या हो रहा है उस पर बातें कर रहे, ठीक? यहाँ सोल्यूशन के अंदर कॉपर है कि नहीं है? अरे चिपकेगा तो चुपुक चुपुक आवाज बोलू ना यार, कैसे चिपकाऊं फिर है? आइए जरा, अब यहां से कॉपर 2 प्लस, बस बस बस, और यहाँ पे सल्फेट आयन है ना? अब जो कॉपर 2 प्लस सोल्यूशन का है, सब लोग बोर्ड पे आओ। अच्छा बताओ, ये मेटल है कि नॉन मेटल है? तो जो मेटल होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज होती है, ये वो मुफ्त में मिल जाते हैं, वो बाई वन गेट वन फ्री वाले। फिर क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, परफेक्ट। तो इमेजिन प्यारे बच्चों, इसके पास यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? पढ़ रहे हो ना बेटा? हाँ हाँ, कहाँ चले गए थे? कहाँ, घर गए थे? सब ठीक है? हाँ। बीच में जो कहाँ घूमने चले जाते हैं आप लोग? वादियों में गए थे कहीं? आओ। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे सामने कॉपर है। अब इमेजिन करना, ये जो कॉपर 2 प्लस है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही रॉड आता है, सॉल्यूशन का जो कॉपर प्लस 2 है वो मेटल के पास आता है, और मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्यों वहां पे इलेक्ट्रॉन निकला, क्यों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किया, हर चीज का रीजन है, अभी जरा समझना ऐसा क्या हुआ। कॉपर 2 प्लस ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और यहाँ पे प्यारे बच्चों कन्वर्ट हो गया कॉपर में। किसमें हुआ? एक बात बताओ, जब कॉपर प्लस 2 से कॉपर बना, तो यहाँ पे वो कॉपर ऐसे आके चिपक रहा है, ऐसे आके डिपॉजिट हो रहा है, राइट? तो जब कॉपर यहाँ पे आके चिपका, तो बताओ इसने इस मेटल के इलेक्ट्रॉन को लिया कि नहीं लिया? और जब मेटल के इलेक्ट्रॉन को लिया, तो मेटल पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। मान लो यहाँ पे भी 10 ही कॉपर चिपके, मान लो कितने जिंक निकले थे? 10। कितने कॉपर चिपके? 10। तो चुपुक 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 चुपुक, सो ऑन, राइट? कुल कितने कॉपर चिपक गए हैं? 10। समझ पा रहे हैं क्या? थोड़ा फास्ट मूवी चल रही, ठीक है? कितने कॉपर चिपक गए हैं? 10। हेलो, अब मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पे भी अचानक सब कुछ थम सा जाएगा? कितने कॉपर थे? कितने सल्फेट थे? कितने कॉपर चिपक गए? तो अब सॉल्यूशन में कॉपर कितने बचे? बढ़िया, शानदार। सल्फेट कितने? 100। सल्फेट नेगेटिव है कि पॉजिटिव? तो सॉल्यूशन पे नेगेटिव ज्यादा कि पॉजिटिव ज्यादा? क्या आज इस मेटल रॉड और सॉल्यूशन के सरफेस के बीच में अलग अलग चार्ज आया है? मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, सरफेस है ना, शायद दोनों में इतना अंतर पता न चले। अगर आप पानी में इस मार्कर को डालिए, पानी में इस मार्कर को डालिए, तो पानी का सरफेस, मार्कर सरफेस अलग है कि नहीं अलग है? होगा ना यार। और सरफेस अलग नहीं होगा तो भूल गया होगा। भूला नहीं, सरफेस अलग अलग है, दोनों के सरफेस में तभी अंतर पता चलता है। तो जैसे ही कॉपर आया, ये सॉल्यूशन का सरफेस है नेगेटिवली चार्ज, और ये मेटल का सरफेस है, क्या इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आएगा कि नहीं आएगा? फील कर पा रहे हो क्यों आएगा? जब कॉपर 2 प्लस डिपॉजिट होगा, तो अंदर का जो सल्फेट उसे खींचेगा, बस बहुत हो गया भाई साहब, 3-4 चिपक गया, हो गया, तो रुक जब चिपकने दे, और तो 10 कहीं जाके चिपकेंगे, हाँ या ना? लेकिन 10 से ज्यादा सल्फेट इतना नेगेटिव हो जाएगा कि अब जैसे कॉपर जाएगा, किधर इधर बहुत हो गया, यस और नो? यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा कि नहीं आएगा?
और इस इक्विलिब्रियम पर मेटल सरफेस और सॉल्यूशन के सरफेस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। इलेक्ट्रोड होता है कभी एनोड तो कभी, हर इलेक्ट्रोड का अपना इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन के जाने तो इलेक्ट्रॉन के आने से मेटल के सरफेस और सॉल्यूशन के सरफेस के बीच में एक चार्ज आता है, उन्हीं के दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। अगर, क्या बोला मैंने? अच्छा अभी मूवी देख रहे थे क्या? अब वहां पे मूवी खत्म हो गई, वहां पे स्टॉप कर दो, पॉज कर दो, कर दिया? अब मोबाइल साइड कर दो, पढ़ेंगे। आधे करी यही मूवी थी है? ये मूवी हम नहीं देखेंगे, अभी मूवी खत्म नहीं हुई। अब थोड़ा अब याद आ गया, पढ़ाई करने को आए थे तो मोबाइल साइड में रख दिया, रख दो साइड में मोबाइल, रख दिया। थोड़ा इसको समझते हैं क्या हो रहा था, ठीक? जरा सुनिएगा, कॉपी में लिखना स्टार्ट करें जल्दी से, आज देखते रहते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। अभी मूवी आने दो बेटा, अभी तो हीरो की एंट्री नहीं हुई, अभी तो इंट्रो चल रहा है। वो बच्चा ऑनलाइन पूछ रहा है ना सर, वो मूवी में हीरो कौन था है? नहीं, इस मूवी में केवल 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 डायरेक्टर है बेटा। हाँ हाँ, लिखो लिखो, बस बस बस, लिखो लिखो। अभी मूवी बहुत बाकी है। एक बच्चा लिख रहा है सलमान बॉय, उसने ऐसे ही लिखा है तो मैं ऐसे पढ़ रहा हूं। लिख लिया होगा सबने? तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोड के बीच में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कुछ नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहां से शुरू होती है कहानी कंसेप्ट की। सबसे पहला सवाल, क्यों जिंक से जिंक 2 प्लस बना? दूसरा सवाल, क्यों कॉपर 2 प्लस से कॉपर बना? हर चीज का जवाब है, अभी मैं आपसे कह रहा हूं ऐसा हुआ। अब यहां पे एक चीज समझना, आज दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, फिर भी इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। आज दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, दोनों सेपरेट कंटेनर हैं, फिर भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, फिर भी इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। ये उनकी टेंडेंसी है, ये उनका प्रवृत्ति है, उनका स्वभाव है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का, इलेक्ट्रॉन गेन करे। क्यों हो रहा है बताऊंगा। फिलहाल अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा है प्यारे बच्चों, जिंक से बना जिंक 2 प्लस ये ऑक्सीडेशन है, बोलो हाँ या ना? और कॉपर 2 प्लस से बना कॉपर ये रिडक्शन है, बोलो हाँ या ना? जहां पर होता है ऑक्सीडेशन, मेरे शब्दों को सुनिएगा, जहां पर होता है उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा ओपी। क्या बोलूंगा? और जहां पर होता है रिडक्शन उसे कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा आरपी। हर इलेक्ट्रोड का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, अगर वहां पे ऑक्सीडेशन तो वही ओपी होता है, अगर वहां पर रिडक्शन तो वही आरपी होता है। जैसे इंसान का इंसानियत होता है, वैसे हर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ये उसका स्वभाव होता है। इस स्वभाव से क्या होने वाला है बताता हूं। अभी बस मैंने इतना कहा, जहां पर होगा ऑक्सीडेशन उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जहां पर होगा रिडक्शन क्या बोलेंगे? रिडक्शन। इस तस्वीर को दिमाग में सेट कर लो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखा है? जिंक। राइट हैंड साइड में क्या रखा है? मात्र यही तस्वीर, मात्र यही अजम्पशन, मात्र यही एग्जांपल अब पूरी कहानी में चलने वाले हैं। इनको दिमाग में सेट कर लीजिए प्लीज। हर कंसेप्ट में इसी से इलस्ट्रेट करूंगा। इज दिस क्लियर? जहां पर होता है ऑक्सीडेशन उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जहां पे होता है रिडक्शन उसे कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। मैं शुरू से बोलता हूं, समझना। इलेक्ट्रोड होता है, कभी एनोड तो कभी कैथोड होता है। हर इलेक्ट्रोड का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, कभी ओपी तो कभी नहीं। समझ पाए? ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस है, हाँ या ना? अगर, क्या बोला मैंने? आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब मेजर किया, उस समय वहां पे कंडीशन स्टैंडर्ड थी। कैसी थी? तो लिखिएगा, इफ कंडीशंस आर स्टैंडर्ड, तो आप मुझसे कहोगे सर ये क्या होती है स्टैंडर्ड कंडीशन? केमिस्ट्री की दुनिया में, डेली लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केमिस्ट्री की दुनिया में स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और प्रेशर 1 बार होना चाहिए। जब भी आपसे बोले स्टैंडर्ड, अभी थर्मो में बोलेगा, और शायद सॉल्यूशन में भी कहीं आएगा, और शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आया है, और शायद अभी आयनिक, क्योंकि हर जगह आएगा।
जब भी बोला जाए स्टैंडर्ड, क्या बोले, तो प्रेशर हमेशा लिखोगे 1 बार। कितना लिखोगे? हाँ, ये बात अलग है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय 1 बार को 1 एटीएम मान लेते हैं, लेकिन डेफिनेशन में याद रखना 1 बार ही बोलना है। ऐसा सवाल नीट में आया है। एक ऑप्शन 1 एटीएम था, एक ऑप्शन 1 बार था, दुनिया को लगा दोनों सेम है। अरे डेफिनेशन में जब भी स्टैंडर्ड बोले प्रेशर कितना मानोगे बार। एटीएम नॉर्मल बोला जाता है। फील करो, ये नॉर्मल कंडीशन है, हाँ या ना? और नॉर्मल कंडीशन में कितना प्रेशर है? तो जब नॉर्मल बोले प्रेशर 1 एटीएम, और जब स्टैंडर्ड बोले, केमिस्ट्री का स्टैंडर्ड है, लेबोरेटरी का 1 बार। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई डेफिनेशन पूछे तो फर्क पड़ता है। याद रहेगा? तो अगर कभी यहां पे कंसंट्रेशन कर दो 1 मोलर, मैंने कितने बोले थे? 100। अब 100 मत बोला, 1 मोलर सोचो सोचो। तो जब 1 मोलर होगा और टेम्परेचर 25 होगा और प्रेशर 1 बार होगा, आज यहाँ पे प्रेशर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब होगा उस समय का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, समझे? नाम है पोटेंशियल, मगर पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस है, या तो कभी ओपी तो कभी आरपी है। जब वही स्टैंडर्ड कंडीशन मेजर किया जाता है, उसी का नाम एसओपी और एसआरपी कहलाता है। उसी का नाम, मतलब एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल सरफेस एंड सॉल्यूशन सरफेस। अरे नहीं समझ पाए? Standard reduction potential is basically electrode potential is basically potential difference between metal surface and solution surface. Hello, चलेगा? स्टैंडर्ड कंडीशन लिख लिया। कंसंट्रेशन कितना, प्रेशर, टेम्परेचर, उस समय ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नाम होगा, ऐसे नीचे नीचे चलते रहे लिखते रहो, उस समय इसका नाम होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैं केवल शॉर्ट फॉर्म लिख दूं, बोर्ड पे चलेगा? जिसे हम कहेंगे एसओपी और उसे हम कहेंगे एसआरपी। बच्चों, इलेक्ट्रोड होता है, हमेशा एक कंडक्टर होता है, कभी एनोड तो कभी कैथोड होता है। हर इलेक्ट्रोड का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अगर कंडीशन स्टैंडर्ड कर दी जाए तो इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम एसओपी और एसआरपी होता है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में जब ऑक्सीडेशन होगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी का नाम है एसओपी। इज दिस क्लियर? बोल, रिपीट कर रहे हो ना मन में आप लोग? धीरे धीरे कंसेप्ट आता है कि जब मेन बैटरी बने तो आप समझ जाओ ऐसा क्यों हो रहा है। समझ पा रहे हैं? या तो होगा एसओपी या तो होगा, हेलो। अब सवाल है सर, हर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, कभी एसओपी तो कभी, लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रोड में कुछ न बोला जाएगा तो वो कैथोड माना। कुछ देर पहले लिखा था मैंने, अगर किसी इलेक्ट्रोड में कुछ न बोला तो कैथोड माना। अब अगर वो कैथोड है, क्या बोला मैंने, तो वहां पर या उसका रिडक्शन हो रहा, और अगर रिडक्शन हो रहा तो उसमें रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और अगर कंडीशन स्टैंडर्ड है तो एसआरपी होगा। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिपल स्टार, कुछ न बोला जाएगा। लिखो लिखो, कुछ न बोला। या यूपीएससी वाले कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। कुछ न बोला, कुछ न लिखा जाएगा। लिखो, कुछ न बोला, कुछ न लिखा। सवाल की बात कर रहा हूं, आपसे नहीं। बोले कुछ नहीं लिखा जाएगा, कुछ लिखो मत। कुछ न बोला, कुछ न लिखा, और सवालों में कोई इशारा भी न किया जाएगा। लिखो एक बार, और सवालों में कोई इशारा भी न किया तो वो केवल कैथोड, तो वो केवल कैथोड और उसका एसआरपी माना जाएगा। तो वो केवल कैथोड और उसका एसआरपी माना जाएगा। तो वो केवल कैथोड और उसका एसआरपी माना जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, कुछ ना बोला जाएगा मतलब अगर सवाल में कुछ बोले नहीं, कुछ लिखे भी नहीं, ऐसा होगा। और ना तो सवाल में कोई हिंट दे। हिंट कैसे देते सब बताता हूं। अगर आपसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में किसी प्रकार का कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं गिवन है और आपको किसी इलेक्ट्रोड कुछ मानना पड़ा, तो क्या मानोगे? कैथोड। और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या मानोगे? एसआरपी। ऐसा किसने कहा? बेसिकली। यहां तक क्लियर है? अगर कोई इलेक्ट्रोड है तो उसका होगा एसओपी, उसका होगा। अब मैं बता रहा हूं उसे ऑन पेपर लिखते कैसे हैं। जब तक आप लिखना पढ़ना नहीं सीखोगे आप समझ नहीं पाओगे कहां एसओपी है कहां एसआरपी है। यहां तक सेट हुआ कि नहीं हुआ? आओ जरा, ये मार्कर मान लो एक इलेक्ट्रोड है, क्या ये?
अब मैंने इलेक्ट्रोड बोला तो आप इसे क्या मानोगे? कंडक्टर तो है, कैथोड मानोगे एनोड मानोगे? क्यों माना कैथोड? कैथोड ही मानना है। और अगर कैथोड है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा, किसका होगा? दोनों हो सकता है, या तो यहाँ पे होगा या तो इसका होगा। क्या होगा? परफेक्ट। अगर रिडक्शन होगा, अगर रिडक्शन तो क्या इसका आरपी होगा? और अगर कंडीशन स्टैंडर्ड है तो उसी का नाम एसआरपी होगा। अब मैं बता रहा हूं इसे ऑन पेपर लिखा पढ़ा कैसे जाता है, क्योंकि सवालों में मुझे उस रिप्रेजेंटेशन को समझना पड़ेगा। आप सवालों में समझो कैसे, कब उसने क्या लिखा है। अब जो कह रहा हूं सुनना ध्यान से। हाँ, ये प्लीज पूरी क्लास का ध्यान चाहिए। हाँ, ये सच है। क्या बोला मैंने? ये जो इलेक्ट्रोड है ये एनोड भी हो सकता है। ये सब डिसाइड करता है कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल फ्रेम है। ये एनोड भी हो सकता है, ये पहले मानो ये क्या हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। हेलो, मैं इस इलेक्ट्रोड का, मैं मतलब सवाल इस इलेक्ट्रोड का ऑन एसओपी भी लिख सकता है, एसआरपी भी लिख सकता है। एसओपी लिखा है इसका मतलब नहीं वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। सुनना प्लीज। एसआरपी लिखा है इसका मतलब ये नहीं वहां रिडक्शन हो। अगर ऑक्सीडेशन है तो एसओपी ही लिखा जाएगा, अगर रिडक्शन है तो एसआरपी ही लिखा। अब उल्टा, अगर इसका एसओपी लिख दिया तो कोई जरूरी नहीं ऑक्सीडेशन ही है। अगर इसका एसआरपी लिख दिया तो जरूरी नहीं। ऑन पेपर, क्या बोला मैंने? किसी भी इलेक्ट्रोड का, चाहे भले उसका ऑक्सीडेशन हो चाहे भले उसका रिडक्शन हो, एसओपी भी लिख सकते हैं, एसआरपी भी लिख सकते हैं। जो लिखा है वही हो कोई जरूरी नहीं है। जो लिखा हो कोई जरूरी, दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कब होगा ऑक्सीडेशन कब होगा रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन है एसओपी, अगर रिडक्शन है एसआरपी। एसओपी लिखा है कोई जरूरी नहीं, एसआरपी लिखा है कोई जरूरी नहीं। समझे? ये है तो यही है, ये है तो ये है, कोई जरूरी। दिस इज हाउ वी राइट। तो लिखते कैसे? कॉपी लिखना। नेक्स्ट पॉइंट, पेपर प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझाता हूं, सुनते रहना। पेपर प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पेपर में कैसे प्रेजेंट करते हैं? पेपर प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। सारे सवाल यही समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे ये डिसाइड करेगा। ये न्यूमेरिकल के अंडरस्टैंडिंग कैसे लिखते पढ़ते हैं, मतलब सब बनेगा। समझ ही नहीं पाओगे इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, बच्चा उसी में कंफ्यूज रहता है। इलेक्ट्रो में सर दिया क्या है पूछा गया, समझ ही नहीं पाते सर। ध्यान सुनिएगा प्लीज। अगर कोई इलेक्ट्रोड है, अगर कोई, प्लीज मैं कह रहा हूं आपसे ध्यान सुनिएगा, जगा लो खुद को, सुन लेना, समझना, डाउट हो तो पूछना, पर प्लीज सुनो ध्यान से। अगर कोई इलेक्ट्रोड, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लिखते हैं ई से। कैसे लिखते हैं? अब अगर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, अगर ये, तो या तो ओपी होगा या तो आरपी होगा। अगर कंडीशन स्टैंडर्ड है, अगर कंडीशन, तो इसे हम लिखते हैं एसओपी या एसआरपी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते हैं ई नॉट। क्या लिखते हैं? केवल ई का मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या मतलब है? और अगर लिखे ई नॉट मतलब है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डन। अब सुनना ध्यान से, ये किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड, अच्छा है तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो यूनिट तो वोल्ट होगी, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट जूल होती है, न्यूटन, वोल्ट ना यार, हाँ या ना? तो प्यारे बच्चों होगा तो वोल्ट, हाँ या ना? अगर, क्या बोला मैंने? मैंने आपके सामने लिखा ई नॉट ऑक्स। क्या लिखा? ये इलेक्ट्रोड दिख रहा सबको? इसका मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया है, मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, मैंने निकाल लिया। मान लो क्या निकाला, किसका? इसको इसके सॉल्यूशन में डुबोया, मेटल सरफेस सॉल्यूशन सरफेस बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। अब उसको पेपर में लिख रहा हूं, ठीक सुनना। मैंने जब पेपर में लिखा तो मैंने लिखा ई नॉट ऑक्स बराबर एक्स वोल्ट, मान लो। तो इसका मैंने दुनिया को क्या बताया? ऑक्स लिखा है, मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब मैं दुनिया को क्या बता रहा हूं? तो क्या सच में इसका ऑक्सीडेशन हुआ है? बस आपने बताया है किसका एसओपी ये है, बस आपने बताया है किसका एसओपी। सर ऐसा कैसे बता सकते हो? रिडक्शन होगा तो साथ भी बताओ ना, क्योंकि, क्या बोलते हैं?
अगर किसी का एसओपी है तो उसका जो एसआरपी होता है वो माइनस होता है, या उल्टा सोचो, एसआरपी है तो एसओपी माइनस होता है। जैसे मान लो इसका रिडक्शन हो रहा है, मान लो, तो इसका रिडक्शन क्या बोलना चाहिए मुझे, एसआरपी, और एसआरपी की वैल्यू 1 वोल्ट मान लो, पर मैं पेपर में चाहूं तो एसओपी लिख दूं और एसओपी लिखूंगा -1 वोल्ट। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो लिखा है वही हो, कोई जरूरी, क्या पता उसने छल किया हो, प्लस का माइनस किया हो। नहीं समझे? तो मैंने इस इलेक्ट्रोड का क्या लिखा, एसओपी, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा, कोई जरूरी, ये महज वैल्यू गिवन है, बस इतना सोचना है, ये महज। अब हमें कैसे न्यूमेरिकल यूज करना वो बताऊंगा, पहले पढ़ना सीखो। इसका क्या दिया है, एसओपी, बढ़िया। अगर मैं नॉट ना लगाता तो ओपी, मैंने आपके सामने लिखा ई रेड, क्या दिया है, आरपी, शॉर्ट फॉर्म बोलना, शॉर्ट फॉर्म, नॉट लगा दिया और मैं कह दूं ये है वाई वोल्ट, चलेगा? मान लो सेम इलेक्ट्रोड है, मान लो, तो अगर सेम इलेक्ट्रोड है मतलब वही मेटल है, मतलब जिंक है, कॉपर है, वॉट एवर, तो मैं कह सकता हूं दुनिया वालों, एसओपी बराबर माइनस एसआरपी, हाँ या ना? मतलब मैं कुछ कहने वाला हूं, समझ में आया तो बताना, समझ में आया तो बताना, कह दूं क्या, कह दूं क्या? मैं कह दूं एक्स बराबर माइनस वाई, हेलो, अगर वैल्यूज वाइज सोचो तो इसकी कोई वैल्यू होगी ना, तो इसकी जो भी वैल्यू माइनस वाई, डन। अब आपको शुरू करना है, आ जाओ सब लोग बोर्ड पे। हम लोग क्या सीख रहे हैं, लिखना पढ़ना, क्या सीख रहे हैं? एक लाइन बोलता हूं, सही हो तो हाँ कहना, किसी भी इलेक्ट्रोड का ओपी दे मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी भी इलेक्ट्रोड का आरपी दे मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है, जो लिखा है वही होता, जो लिखा है वही होता, दिमाग लगा के सोचना होता है। कैसे दिमाग लगाना सिखाऊंगा। मैंने आप सबके सामने प्यारे बच्चों ऐसे रिएक्शन लिख, देखो जरा, ई नॉट क्या लिखा, तो मैं क्या बोलने वाला हूं, स्टैंडर्ड, और यहां लिखा मैंने जिंक स्लैश जिंक 2 प्लस, तो क्या समझोगे क्या हो रहा है, तो मैं जिंक इलेक्ट्रोड का जिंक। अब जो बच्चे नहीं सुन रहे ना, अगर आगे के पूरे लेक्चर नहीं समझ में आया तो मुझे मत कहना, मैं इतना बता रहा हूं आपसे, ये पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बेसिक है, यहाँ पे चल रहा है, लिखना पढ़ना सिखा रहा हूं, आगे मेरी भाषा नहीं समझ में आए तो फिर मत कहना, जो लोग नहीं सुन रहे उनसे कह रहा हूं, अगर कोई है ऐसा मत कहना, मैं आपसे कह रहा हूं, ये पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नींव चल रही है यहाँ पे। मैं वैल्यू लिख के आगे बढ़ जाऊंगा, फिर आप सोचते रहना क्या लिखा है। जिंक इलेक्ट्रोड का क्या दे रखा है, इसका मतलब जिंक ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो लिखा है वही होता, दिमाग लगा के सोचना, घबराओ नहीं, सिखाऊंगा दिमाग लगाना, ठीक है? अभी सोचो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है? मैंने कहा जिंक का दे रखा है, लेट्स इमेजिन वाई वोल्ट, यानी कि वाई वोल्ट क्या है, एसओपी। इन द सेम वे अगर मैं लिख दूं आपके सामने ई नॉट ऑफ एम स्लैश एम एन प्लस, एम स्लैश एम पे कितना चार्ज है, और एम एन प्लस चार्ज बढ़ा है घटा है, यानी मैंने क्या लिखा है, नॉट लगा, नॉट, सर ये एसओपी है, बढ़िया शानदार, मैंने आपके सामने लिखा ई नॉट एम एन प्लस स्लैश एम, क्या पढ़ोगे से, यानी इलेक्ट्रोड एम का सर ने एसआरपी दिया है, रिडक्शन हो कोई जरूरी, वो बस पेपर में लिखा है, क्या पता इन्होंने छल करके लिखा हो, प्लस का माइनस करके लिखा हो। क्लियर? अगर मैं आपके सामने लिख देता हूं प्यारे बच्चों, एम स्लैश एम एन प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन, बताओ रिएक्शन ऑपरेशन रिडक्शन, यानी एम इलेक्ट्रोड का मैंने आपके सामने लिखा यहाँ पे एक्स वोल्ट, क्या लिखा, तो आप इसे क्या पढ़ोगे, सर ने एसओपी दिया कि एसआरपी दिया, एसओपी में एसओपी दिया है, क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं, दिस इज ओनली अ गिवन इंफॉर्मेशन, दैट्स ऑल, दिस इज ओनली अ, उस सवाल में वही हो कोई जरूरी नहीं, आप रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ रहे हो, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड, तो मैं सवालों के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है? तो प्यारे बच्चों इसको आप क्या पढ़ोगे, एसओपी, अगर उसका ऑक्सीडेशन होगा तो यही होगा, ऑक्सीडेशन हो कोई जरूरी नहीं, समझे? अगर ऑक्सीडेशन होगा तो यही होगा, हो कोई जरूरी, ये महज वैल्यू गिवन है, ये महज, मैंने आपके सामने लिखा प्यारे बच्चों, अब आपको बताना है एम एन प्लस एन इलेक्ट्रॉन से बना एम, चलेगा? और मैंने लिखा वाई वोल्ट, मान लो, तो वाई वोल्ट क्या है, यानी जब रिडक्शन होगा तो ये वाला वोल्ट होगा, वही हो रहा हो सवाल में कोई जरूरी, ये है बस, ये महज गिवन इंफॉर्मेशन है, कब क्या होगा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा, क्या लगा के, घबराए तो नहीं, चलेगा?
अगर प्यारे बच्चों कभी किसी सवाल में मैं सिंपली लिख दूं आपके सामने ई नॉट बराबर एक्स वोल्ट, बस न कुछ बोला जाएगा, न कुछ लिखा जाएगा, न कोई इशारा भी किया जाएगा, वो हमेशा 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 एसआरपी माना जाएगा। क्लियर? लिख डालिए जल्दी से। ये रिएक्शन कहां हो रही है? कहां कहां? ऑन पेपर समझते हो? सवाल में महज वैल्यू गिवन है, वो ये बताने का तरीका है। ऐसा होता है कई बार हम लिख के बोलते कई बार वो बोलने का तरीका होगा नहीं, वही इशारों से तो वो बात कर रहा है, देखो ये है। अब आपको इंटरप्रिटेशन समझना है। अच्छा उसने मुझे ये वैल्यू गिवन है। एक बच्चा मुझसे एक सवाल पूछ रहा है और वो सवाल ये है, सर जब रिएक्शन लिखी है, क्या लिखी है, तो हम उसे स्टैंडर्ड क्यों मान रहे हैं, हम उसे ओपी क्यों नहीं मान रहे? स्टैंडर्ड तभी मानना है, स्टैंडर्ड जब कंडीशन स्टैंडर्ड होंगी, मतलब कंसंट्रेशन 1 मोलर होना, टेम्परेचर 25 होना, प्रेशर 1 बार होना, ये है तो ये है, ये नहीं तो एस एस हटा देना। लिख लिया होगा। मैं एक लाइन बोलता हूं, समझ में आया तो हाँ कहना, बोलू क्या? इलेक्ट्रोड होता है, कभी एनोड तो कभी कैथोड होता है, हर इलेक्ट्रोड का अपना इलेक्ट्रोड, कभी ओपी तो कभी, अगर कंडीशन स्टैंडर्ड हो जाए तो वही जिसका जो लिखा जाए वही हो, कोई जरूरी ये किस्मत का लेखा नहीं है, ये किस्मत का लेखा कि जो कागज में लिख दे वही हो, ये सब कर्मों का खेल है। नहीं समझ पाए? आता हूं धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम, है ना। मैंने कागज में किसी का एसओपी लिख दिया तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऐसा कहीं जरूरी। मैंने कागज में सारपी, मैंने मतलब सवाल नहीं, बोले सर लिखेंगे तब नहीं मानना, सवाल लिखे तो मान लेना। नहीं समझ पाए? मैंने अगर एसआरपी लिख दिया तो उसका रिडक्शन हो, कोई जरूरी, ये कोई किस्मत का लेखा नहीं, सब कर्मों का खेल है। किसका होगा ऑक्सीडेशन, किसका होगा रिडक्शन, ये सब डिसाइड करना होता है। कैसे बताता हूं, लिख लिया होगा सबने। चलो जरा एक एक सवाल पूछ लो आपसे। अगर मैंने बोला इस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 1 वोल्ट, क्या है, तो आप उसे क्या मान लोगे? क्या मान लोगे? अब पूरी क्लास क्या माना? तो आपने एसआरपी है कि एसआरपी माना? मतलब जब रिडक्शन होगा तो यही वाला पोटेंशियल डिफरेंस होगा, रिडक्शन हो रहा नहीं हो रहा हमें पता नहीं। क्लियर है? क्या होगा बताता हूं, इज दिस क्लियर? हर इलेक्ट्रोड का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, कभी एनोड तो कभी कैथोड, तो कभी ओपी तो कभी आरपी तो कभी एसओपी तो कभी। ऐसा सोचो पोटेंशियल उसकी क्षमता है, ऐसा सोचो पोटेंशियल उसकी, जिसकी जो क्षमता ज्यादा वही होता है, जिसके अंदर पढ़त तो ज्यादा पढ़ाई होती है, जिसके अंदर नींदत तो ज्यादा निंदाई होती है। खैर समझ पाए क्या? जिसकी जो क्षमता ज्यादा वही होता है, ये किस्मत का लेखा नहीं, सब कर्मों का खेल है, जिसके जैसे कर्म उसके साथ वही होता है। अगर किसी की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, कंसेप्ट में आ रहा हूं फिर से, अगर किसी की, ये लिख लिया आपने, ये लिख लिया था, लिख लिया है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो उसका, ये सब कुछ अपने आप नहीं समझे? अच्छा मतलब हर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, तो सर ये बताओ हम कैसे जाने, ये बताओ हम किस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? अगर आप बता दो इसका 1 वोल्ट है और मान लो इसका 2 वोल्ट, मान लो इसका रिडक्शन पोटेंशियल 1 वोल्ट मान लो, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल 2 वोल्ट मान लो, किसकी क्षमता ज्यादा? इसका कितना है रिडक्शन पोटेंशियल? 2 वोल्ट, मतलब इस मान लो, और इसका एसआरपी कितना है, क्यों है, और इसका एसआरपी क्यों है, क्षमता है।
एक बच्चा ज्यादा क्यों पढ़ता है? पढ़ा तो है उसके अंदर। क्या कह रहे हैं? खाना खा के पढ़ता है? क्या किसी ने बोला है? अगर आपको पता है कुछ घटिया बोलेंगे तो क्यों बोलते हैं? है? अच्छा आओ। अच्छा आ जाओ आ जाओ। चलो चलो। इसका एसआरपी है वो। इसका एसआरपी है 1 वोल्ट चलेगा, और इसका एसआरपी 2 वोल्ट मान लो। इसका एसआरपी ज्यादा है, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब रिड्यूस होने की क्षमता। दोनों को साथ में खड़े कर दो, ये कहेगा मैं ही इलेक्ट्रॉन लूंगा तो ले नहीं पाएगा। ए रिडक्शन का मतलब, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन। दोनों में कौन ताकतवर निकला? इलेक्ट्रॉन लेने में। इलेक्ट्रॉन देना एक अलग जंग है, इलेक्ट्रॉन लेना एक अलग जंग है। तो दोनों का आपको दे रखा है एसआरपी, है ना? किसकी क्षमता ज्यादा है? इसकी। तो कौन इलेक्ट्रॉन छीनेगा? छीनना तो ये भी चाहेगा, मगर जब इसके साथ आएगा कि भैया तू ही ले ले, ठीक है माफ कर दे, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन। एक लाइन बोलता समझ बताना, बोल दो क्या? हर इलेक्ट्रोड का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, कभी एसआरपी तो कभी एसओपी होता है। कुछ ना लिखा जाएगा एसआरपी माना जिसकी जो क्षमता ज्यादा उसके साथ वही होता है, जिसका एसआरपी ज्यादा उसका रिडक्शन होता है, जिसका एसओपी ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन होता है। मगर सर कितना होता है? कॉपी में लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो यार। मेजरमेंट ऑफ, मेजरमेंट ऑफ। आज तो कॉपी ऐसे घंटी बजनी कॉपी बंद खट, ऐसे खड़े रहते हैं ना, हाथ रहता है ऐसा, घंटी उधर शुरू होती है, कॉपी बंद। कितना कितना फास्ट है भाई साहब। लिखो जरा, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा किस प्रकार से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं, और किस प्रकार से हम सारे, फिर यहाँ पे जन्म होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, ईसीएस। ईसीएस, उस पे सवाल, वो सारी बातें चलेगा। तो नेक्स्ट क्लास बेस्ड ऑन ईसीएस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। होमवर्क बोल दिया आते ही। ईएलपी नंबर 4 एंड 5, एक्सरसाइज 1, टॉपिक क्लोइमोई। ईसीएस तक अभी कनेक्टिंग चलता है।